हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यानी जो क्लास 10th का आपका टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं, जो अप्रैल से स्टार्ट है, सीबीएसई के अप्रैल के आखिर से जो स्टार्ट है। क्लास 10th के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसके लिए हमारी ये क्या होगी, वन शॉट वीडियो होगी। वन शॉट वीडियो का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि हम एक चैप्टर को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी के, उनके साथ इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं क्या है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों को रिवीजन करना है उनका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, और जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनका भी बिल्कुल बेसिक से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। कितना रोल है हमारी ज़िंदगी में, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो निभाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी है, इसका एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेस है। और क्यों है? क्योंकि ये कन्वीनियंट है, मतलब इसको वन फॉर्म एनर्जी से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। मतलब क्या, ये एनर्जी की एक कन्वीनियंट फॉर्म है ये। ठीक है, और हम अलग अलग जगह, जैसे हमारे घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड्स का एक ग्रीक वर्ड्स है इलेक्ट्रिका, वहां से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिका, किसने डिस्क्राइब किया था? ये डिस्क्राइब एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रिका, उसके द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को हमारे यहाँ क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, और एक थैलस थे जो ग्रीक फिलोसफर थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोटिस किया था कि अगर हम एक दो चीजों को रब करते हैं, दो चीजों क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ तक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यहाँ से हम कुछ नहीं लेना देना। ये तो बस हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो अब होती है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी चार्ज से। भाई चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है, चार्ज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है चार्ज। चार्ज होता है हमारे पास, चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है, मतलब इसकी शुरुआत होती है वहां से, मतलब इससे मिलकर बना है, इन चीजों से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, तो चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, और एक हो सकता है हमारा चार्ज नेगेटिव। तो पॉजिटिव, दो प्रकार के चार्ज होते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कैसे होते हैं वो देख लीजिए। देखिए, ये होते हैं हमारे चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब जिन जिन चार्जेज पर मतलब सेम साइन होता है, यानी जिन चार्जेज पर सेम साइन होता है, यहाँ से हमारा बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक है, जो सेम साइन होता है वे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देख, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्लियर है? और अनलाइक चार्जेज मतलब जिनके साइन क्या है, अलग अलग है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमारा क्या हो गया, लाइक चार्जेज, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो गया, हमारा लाइक चार्जेज। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक चार्जेज, मतलब इनके साइन क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये करेंगे अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मतलब जो हमारी इंटरनेशनल जो यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो मानी गई है, वो क्या है, चार्ज की कूलॉम। एक साइंटिस्ट थे कूलॉम नाम के, उनके नाम पर इसकी जो क्या है वो रखी गई है। क्या है? कूलॉम। सी से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और किसके इक्विवेलेंट है ये इक्विवेलेंट है 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के। किसके इक्वल है? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है 1 कूलम्ब। शायद यहाँ पर आएगा 6.25। कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 6.25 का लेना आप, यहाँ पर 50 में शायद गलती है। ये क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है कि 1 कूलम्ब। ये हमारा क्वेश्चन भी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। और आपको आगे मैं निकालना भी सिखाऊंगा भाई ये कैसे निकला, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमारे ये कैसे निकला। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चार्ज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारी शुरुआत होती है चार्ज से, हमने शुरुआत किया, चार्ज क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं हम। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि हमने मान लिया भाई
ये हमारा कोई एरिया है, ये हमारा कोई एरिया है, मान लिया ये हमने कोई कंडक्टर मान लिया हमारा। और आपको पता होना चाहिए तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से करंट क्या है गुजर सकता है, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो और सेमीकंडक्टर किन्हें बोलते हैं, जिनमें इन दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे हमने बच्चों मान लिया हमारा ये कंडक्टर है, क्या मान लिया बच्चों, ये हमारा कंडक्टर है। तो इसमें से मान लिया हमने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इसमें से यूनिट टाइम में कितना कितने चार्जेज है वो फ्लो हो सकते हैं, कितने चार्जेज है वो फ्लो हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए इसमें डायग्राम में क्या दे रखा है, ये हमारे चार्जेज है, और किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्जेज है वो फ्लो कर सकते हैं यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ही करंट बोलते हैं। यानी आई इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू बाई टी होता है बच्चों, क्या होता है क्यू बाई टी, मतलब चार्जेज फ्लोइंग चार्जेज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, और इसकी एसआई यूनिट की क्या होती है बच्चों, पूछा जा सकता है, एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट की, क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। और एम्पियर किसके नाम पर पड़ी, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर इनकी जो यूनिट पड़ी है। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वो भी एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ही है। ऐसी ही इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। और कहाँ के साइंटिस्ट थे, या ये भी पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में, क्या कि जो एंड्रे मैरी एम्पियर थे वो कहाँ के थे, तो वो फ्रेंच के थे। कहाँ के थे बच्चों, फ्रेंच के थे। और अब देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा बच्चों, कि करंट हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आपने तो और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं हम, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अब आगे देखिए, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन उस कंफ्यूजन को आपको बिल्कुल अच्छे से दूर कर दूंगा। क्या क्या रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस साइड जा रही है, जो चार्ज पार्टिकल है, ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज के फ्लो से ही जो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं बच्चों, तो जो करंट होगा वो इस साइड होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड। लेकिन सर आपने अभी तक तो बोला भाई स्केलर क्वांटिटी, लेकिन बच्चों इसकी डायरेक्शन तो होती है, इसको स्केलर इसलिए बोला गया क्योंकि करंट है ना वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो अभी तक आपको क्या याद रखना, कोई पूछ ले तो आपसे, क्यों नहीं, देखिए डायरेक्शन तो हमें दे रखी है भाई, इलेक्ट्रॉन के इस साइड इलेक्ट्रॉन तो इस साइड करंट होगा, लेकिन बच्चों क्यों नहीं करता, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज है वो पर यूनिट टाइम फ्लो करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसकी यूनिट क्या बच्चों, एम्पियर है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे एग्जाम में ही पूछी जा सकती है। भाई 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 एम्पियर क्या होता है, कुछ नहीं होता बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आई हमारा क्या होता है, क्यू बाई टी होता है बच्चों, क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो 1 कूलम चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया में से, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज क्या हो, फ्लो हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में से 1 सेकंड के टाइम में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 एम्पियर बोलते हैं। और यही बात आपको लिखनी, क्या लिख रखा है बच्चों, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जितने फ्लो होता चार्ज का, 1 कूलम चार्ज का, उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 कूलम बाय 1 सेकंड होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए, अब आपसे डेफिनेशन पूछ ले कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई हम आगे हम डिटेल में ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, उसकी जो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है हमारा बच्चों, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस मतलब लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में मतलब कोई उसमें रुकावट ना होनी चाहिए, और क्लोज्ड पाथ बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और कोई जो स्विच है हमारा, और क्या पूछा सकता है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखी है बच्चों ये, और आपसे और क्या पूछा जा सकता है भाई, स्विच का क्या काम है, तो स्विच का काम क्या है बच्चों, स्विच है वो क्या बनाता है, कनेक्टिंग लिंक बनाता है, किस किस के बीच में, सेल और बल्ब के बीच में। जो सेल होता है हमारा, जिससे हम पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे भाई, पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी तक आपको हमको क्या याद रखना बच्चों, जो सेल है और जो बल्ब के बीच में, सेल और बल्ब के बीच में
जो लिंक बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्विच बोलते हैं। वही हमारा क्या होता है बच्चों, स्विच होता है। ठीक बच्चों, जैसे हमारा स्विच हमारे घर में लगे होते हैं बच्चों, जैसे हमने स्विच को बंद कर दिया तो क्या हुआ, वहां से सेल से इसका लिंक टूट गया, तो हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाता है। और हमने स्विच को ऑन कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, लिंक दोबारा, कनेक्टिंग लिंक दोबारा बन गया, तो बल्ब हमारा चस जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। ये बात मैंने आपको बताई दी बच्चों। क्या इसमें क्या बोल रहा है इसमें, कि वो बात मैंने जो पीछे डिस्कस की थी, वही उसकी डायरेक्शन होती है ना जो करंट की, वो चार्ज की अपोजिट दिशा में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में होती है। और कहने को हम यही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में कौन सी चार्ज आएंगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है जो फ्लो है, उसी डायरेक्शन में करंट की क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है। ठीक है, और जैसे अब हमको ये याद रखना भाई, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो बेटो बच्चों 1 मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। और 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 माइक्रो का मतलब होता है हमारे पास 10⁻⁶ होता है। ठीक है, कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। तो यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर है, याद रखनी है। ठीक है, 1 कूलम की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है, तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या कहता है कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, अगर आपको याद है तो वो जरूर बताइए। फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दे दिया, अब लिख लीजिए बच्चों, जितनी चीजें हमें दे रखी है वो लिख लीजिए। न्यूमेरिकल तो आपको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं बच्चों, करंट कितना दे रखा हमें, करंट दे रखा आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रखा, कितना दे रखा है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मतलब फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, मतलब टाइम हमें कितना दे दिया, 10 मिनट्स, कितना दे दिया, 10 मिनट्स। तो बच्चों हमें इसको क्या है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो टाइम की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, वो जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करें एसआई यूनिट में ही सोल्व करें आप। ठीक है, तो कितनी होती है बच्चों, वो होती है एसआई यूनिट, कितनी क्या होती है बच्चों इसकी, एसआई यूनिट होती है बच्चों सेकंड होती है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों, 60 होती है। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 600 सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना बिल्कुल इजी बात है, हमको पता है कि आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो हमें क्यू निकालना है, क्यू को हमने इस साइड रख लिया, और आई इंटू क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। ठीक है, आई हमें कितना दे रखा है, आई हमें दे रखा है 0.5 इंटू टाइम हमारा कितना हो गया, 600 हो गया। टाइम हमारा कितना हो गया बच्चों, 600 हो गया। और अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 इंटू 5/10 लिख सकता हूँ बच्चों, इससे कैंसल। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना कुलाम आ गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 6×3 300 कुलाम हमारा चार्ज है, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चार्ज का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 कुलाम चार्ज है, वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 300 कुलाम। आगे हमें दे रखा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताई दिया अभी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होती हैं, स्विचिंग डिवाइसेज होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। और क्लोज्ड पाथ जो है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कैसे और कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और इसमें और क्या लिख सकते हैं हम, भाई इसमें हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज लगी होती है, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, और भी बहुत सारी चीजें लगी होती है, की लगी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ तक क्या डेफिनेशन लिखनी है कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो मैंने बताई दिया भाई, एम्पियर, 1 एम्पियर को हमें डिफाइन करना है। तो एम्पियर है किसके नाम पर पड़ी है, एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर पड़ी है। ये जैसे हमने यहाँ पर देखा था भाई, 1 एम्पियर, ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, आगे हमारे क्या देखा, देखिए ये मैंने बोला भी था, मैं आपको ये कराऊंगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है, हमें इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। आगे हमें क्या कहता है, आगे हमें कहता है कि हमें बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में जैसे एक अगर याद रख सकते तो आप याद रखिए, याद रख सकते तो याद रखिए, कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन
अगर आपको याद करना है तो वो देखिए, आपको एक बात का पता होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज कितना होता है, उसका चार्ज आपको अपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, जो चैप्टर हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही पढ़ा होगा कि वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कूलम को इस साइड रख लेंगे, यानी 1 कूलम को इस साइड रख लिया, और 1 बाई इसको क्या कर देंगे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम कर देंगे बच्चों। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो मैंने लिख रखा है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन हमने साथ के साथ कवर कर लिए, ना ही हमने ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट किया। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, वन शॉट वीडियो है, तो इसका मतलब ये नहीं हम ज्यादा टाइम लेंगे, बिल्कुल थोड़े समय में कंप्लीट चैप्टर मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आगे एमीटर, अब हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। भाई एमीटर क्या होता है? एमीटर कुछ नहीं होता कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली का मीटर लगा होता है तो हमारी बिजली की यूनिट्स को मापता है, वैसी एक एमीटर ऐसी डिवाइस है, क्या है, जो करंट को मापती है, भाई कितना करंट है। जैसे हमारा जो हम बोलते हैं, जो दुकान में जाते हैं हम, वहाँ हमारी जो, अगर हम चीनी लेने जाएं तो हमारे वो रखा होता है तौलने वाला, वो रख देता है भाई 1 किलो चीनी, वैसी एमीटर है। एमीटर हमें बता देता है भाई इतना करंट यहाँ से गया, इतना एम्पीयर करंट गया। ठीक है, तो एमीटर क्या, हमारे पास एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक, और बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी डेफिनेशन उठाई है, कहाँ से, एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे हम। क्या कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और ये बात आपको याद रखनी, सर्किट, ये तो बात तो पता चल गई करंट को मापता है, लेकिन एक बात हमको याद रखनी बच्चों, कि ऑलवेज है वो सीरीज कनेक्शन में होता है। किस में होता है बच्चों? सीरीज में ही जुड़ा होता है। ये बताऊंगा सीरीज का मतलब, अगर हम दो चीजों को सीरीज में जोड़ते हैं, मतलब ऐसे, एमीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा किस, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एमीटर है वो किस कनेक्शन में जुड़ा जाता है, वो सीरीज कनेक्शन में जुड़ा जाता है बच्चों। ठीक है, टू बी मेजर्ड ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंपैरिजन। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या क्या होता है, एक सेल होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, प्लग की भी होती है। हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ये बात इंपॉर्टेंट याद करने की, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ पर जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये पॉजिटिव, और ये बैटरी है, बैटरी बोलो या सेल बोलो, तो यहाँ से ये गया। बैटरी क्या होती है, बहुत सारी सेलों का कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पर सेल भी तो लगा सकते हैं हम एक। ठीक है, बैटरी क्या होती है, बहुत सारी सेल, यहाँ से गया पॉजिटिव से, और यहाँ से गुजरा, तो इसने बता दिया भाई इतना करंट गया है, और यहाँ से गया, और यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ पर आ गया, नेगेटिव पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी हमारी। अब आगे देखिए, आगे तो हमें याद रखना कहाँ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल पर जाता है। ठीक है, आगे, आगे अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि कोई बहुत ही दूरी पर हमारा एक चार्ज रखा है, कोई चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा बहुत ही दूरी पर, उसको हमें एक पर हमें देखिए, अगर इस चार्ज को हमें यहाँ पर लाना, मान लिया मैंने ये पॉइंट पे लाना है इसको इन्फिनिटी से, ये मान लिया मैंने इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, और मैंने इसको पकड़कर लाना है भाई, पकड़कर लाना है तो हमें काम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी वर्क डन को, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई उसकी कितनी क्षमता है, कितनी उसमें ताकत है, कितनी उसका पोटेंशियल है, भाई उसको वहां से घिस कर यहाँ ले आए। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको वी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और वी हमारा क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्या होता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी बोलते हैं। पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी ऐसे यूनिट किस क्या होती है, इसकी ऐसे यूनिट होती है बच्चों, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। किसके नाम पर पड़ी, वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था, कि इसका पूरा नाम है वोल्टे नाम का, जैसे उसकी एम्पियर नाम के पर पड़ी थी, वैसे इसके वोल्टा नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से उठाया गया है वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, वोल्ट होती है, और वोल्ट का आपको पता चल गया क्या होती है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट को भी हम वी से ही डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है,
ऐसे यूनिट आपको पता चल गई। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने पता चल गया भाई, इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज लेकर आएंगे, उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितनी वर्क हमें करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो इन्फिनिटी है ना, इसको फिक्स कर दिया जाता है। मतलब भाई या इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, मतलब भाई किसी बी पॉइंट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी था और यहाँ डिफरेंस में भाई दो पर्टिकुलर पॉइंट दे दिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सेम है इसकी यूनिट भी, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है, मतलब सेम यही होता है, कुछ नहीं होता, बस में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब आपसे पूछ ले, इटालियन फिजिस्ट से थे, ठीक है, और अब आपसे डेफिनेशन पूछ ले 1 वोल्ट की, भाई 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट कुछ नहीं होता। 1 वोल्ट जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि हमारा V क्या होता है, V यानी वोल्ट माना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W बाय Q। तो 1 वोल्ट क्या होगा भाई, किसी भी चार्ज को 1 जूल वर्क करके किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज को किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा उसी को तो हम 1 वोल्ट बोलते हैं। जैसे लिख भी रखा है क्या, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम 1 कूलम्ब, मतलब 1 जूल वर्क हमें करना पड़े किसी 1 कूलम्ब चार्ज को, ये पूछा जा सकता है, आप डेफिनेशन पूछ जाती है, किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक लाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है, नो डाउट। आगे देख लेते हैं हमारे पास आगे। अब हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, उसको मापने वाली डिवाइस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता। वोल्ट मीटर क्या होता है, हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज को नापता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसको वोल्टेज ही बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ही बोलते हैं। जो वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक खास बात है, क्या ये हमेशा पैरेलल में लगा होता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, मतलब क्या लगा होता है यहाँ पर, ये पैरेलल में लगा होता है हमेशा। कहाँ पर लगा होता है ये बच्चों, ये पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दो यहाँ से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, कि जो एमीटर होता है, ये ऑप्शन में पूछा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। एमीटर होता है, एमीटर, एमीटर जो है हमारा, वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। किसमें होगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और जो हमेशा हमारा जो वोल्ट मीटर है बच्चों, वोल्ट मीटर, वो हमारा किसमें होगा, वो हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कहाँ पर होगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। टॉपिक किया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए, चैप्टर हमारा खलास, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कहता है, कोशिश कीजिए निकालनी। क्या कहता है कि, क्या कहता है बच्चों, देखिए कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या दे रखा बच्चों, चार्ज दे दिया, यानी हमें क्यू दे दिया, कितना दे दिया, 2 कूलम्ब दे दिया, क्यू दे दिया, ठीक है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट दे दिए हमें, कितना है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज हमें कितनी दे दी, 12 वोल्ट दे दी, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना आपको बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल इजी सा हलवा है, बिल्कुल W बाय Q होता है, और ऐसे यूनिट में तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये डब्ल्यू निकालना, तो हमारा डब्ल्यू यानी वर्क क्या आ जाएगा, वी इंटू क्यू आ जाएगा बच्चों। वी हमें कितना दे रखा बच्चों, 12, क्यू हमें कितना दे रखा बच्चों, ये हमारा कितना आ जाएगा, 24 जूल, हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। नो डाउट, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 24 जूल है वो, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो क्या होती है, बैटरी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन अक्रॉस कौन करता है, चाहे तो वो बैटरी हो, बैटरी हो, सेल हो, और सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी बोलते हैं। बैटरी हो सकती है, सेल हो सकती है, वे डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस के काम आती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आती है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लिख सकते हैं, 1 मार्क्स में आपके आ सकता है। आगे क्या देखा है, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। अभी तक बताई थी इसकी डेफिनेशन, मैंने अभी तक बताई थी भाई, किसी 1 कूलम्ब चार्ज को किसी पॉइंट से लाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इस सीरीज का, वो दे रखा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन
टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी को करने के लिए, पास करने के लिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे सोल्व करके दिखा दूंगा। क्या क्या दे रखा है हमें, जो चीजें दे रखी पहले वो लिख लीजिए। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें चार्ज दे रखा है, यानी हमें क्यू दे रखा कितना 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है बच्चों, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें यानी वी कितना दे रखा है हमारा 6 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है। और हमें निकालना क्या बच्चों, मतलब कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी। एनर्जी का मतलब हमें क्या निकालना, वर्क निकालना। एनर्जी और वर्क तो सेम बात है, दोनों की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। दोनों की यूनिट भी तो क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क निकाल लें उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। और डब्ल्यू निकालना है हमें, यानी एनर्जी निकालनी, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। और ये कितना आ जाएगा 1 × 6, यानी 6 जूल इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। इससे तो इजी क्वेश्चन आपको मिलने का नहीं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें करने जरूरी है, ठीक है बच्चों, कर लोगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, देखिए सर्किट डायग्राम मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, कि किसी भी सर्किट डायग्राम में बैटरी होती है, सेल होता है, प्लग की होती है, और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। और ये आपको याद रखने, ये आ गए आपके लिए ब्रह्मास्त्र। ये आपको क्या है याद रखने हैं। इसका सिंबल क्या एग्जाम में यहाँ पे पूछा सकता है भाई, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल होता है हमारे पास जो ये याद रखना है, इस साइड क्या होगा, जो जो बड़ा ये जो लाइन है बड़ी, इससे डिनोट करते हैं पॉजिटिव को। और जो छोटी लाइन इससे किसे करते हैं बच्चों, बच्चों नेगेटिव को करते हैं। किसको करते हैं बच्चों, नेगेटिव को, ठीक है। उसके बाद बैटरी, बैटरी क्या होता है, बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो इसमें बहुत सारे सेल लगा देंगे, वही क्या बन जाएगी बच्चों, हमारी बैटरी बन जाएगी। और कोई अगला हमारा क्या है, कनेक्टिंग वायर, बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल सीधे तार से किसको डिनोट करते हैं बच्चों, हम कनेक्टिंग वायर को डिनोट करते हैं। और वायर जॉइंट, जो वायर जॉइंट होगा, तो रेलवे स्टेशन में जैसे बनाते हैं जंक्शन, वैसे कर देते हैं एक सीधी लाइन, यहाँ से हमने क्या काट दिया, एक जॉइंट काट दिया। और ऐसे ही दोनों तरफ काट देंगे तो यहाँ गई, यहाँ गई। कौन सी तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका बच्चों, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जो विदाउट ज्वाइनिंग से, विदाउट ज्वाइनिंग किसी भी चीज को क्रॉस करे, मतलब एक तार के ऊपर दूसरा तार जाता है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, सीधी लाइन, बीच में ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा दिया और फिर सीधा ले गई बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आपको पता ही होगा, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लग की को ऐसे डिनोट करते हैं, प्लग की को, ठीक है। और टैपिंग की को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ले जाकर ऐसे, और ये हमारी क्या हो गई, टैपिंग की हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखने। ओपन की, ओपन प्लग की, ओपन प्लग की होती है हमारी ऐसी, और क्लोज हो जाएगी तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है, नो डाउट। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस को है, रेजिस्टेंस ये तो पता ही होगा आपको, रेजिस्टेंस को नोट करते आगे, रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, रजिस्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, रजिस्टर बोलते हैं। तो ये हमारा ये याद रखने की बात, इसमें समझाने कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो उसको कैसे नोट करते हैं भाई, ऐसे बनाकर रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल है तो ये तीर बना देंगे, ठीक है, एरो बना देंगे। रियोस्टेट को कैसे करते हैं, रियोस्टेट को ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे कर देंगे। गैल्वेनोमीटर आपको पता ही है ऐसे होता है, एमीटर ऐसे होता है, ये एमीटर होता है, एक करंट को मापने का काम आता है, ठीक है। और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापने का काम आता है, इसको हम ऐसे नोट करते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो मेनली आपको कौन कौन से याद रखने हैं, आपको इलेक्ट्रिक बल्ब याद रखना है, और तो याद रह जाएंगे, वायर का ज्वाइनिंग याद रखना आपको, टैपिंग की और प्लग की के बारे में याद रखना है, और रियोस्टेट का आपको, और वेरिएबल, ये दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को लगाने बाद सर्किट हमारा कैसा दिखेगा, सर्किट हमारा दिखेगा ऐसे। कैसे दिखेगा हमारा सर्किट, ऐसा दिखेगा। ये आ गया हमारे बीच में, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी बैटरी, ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई बच्चों। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बल्ब हो गया। ये हमारा बच्चों एमीटर हो गया, क्योंकि ये सीरीज में लगता है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव क्या गया हमारे पास, ये करंट गया यहाँ से, करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर करंट, तो फिर यहाँ से गया करंट, तो फिर वोल्टेज ने, वोल्ट मीटर ने क्या नापनी, वोल्टेज नाप ली। इसका साइन ये होता है, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हमारा मतलब ऑन हो जाएगा, जल जाएगा बल्ब। और फिर हमारा यहाँ से करंट आया, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आया, एमीटर ने करंट नापा। और फिर ये हमारी की कौन सी हो गई, ये होती है हमारी क्लोज्ड। क्लोज्ड तो सर्किट ऑन है, अगर ओपन कर देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सर्किट डायग्राम के बारे में थी बातें। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो देखिए क्या कहता है बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कुछ नहीं होता। ओम्स लॉ क्या होता है, एक जर्मन साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओम्स नाम के, उन्होंने क्या बताया था, रिलेशनशिप बताई थी, किस किस के बारे में, करंट आई के बारे में, और मेटेलिक, किसी भी कोई मेटेलिक वायर ले लिया उन्होंने, उन्हें रिलेशनशिप बताया कि भाई करंट आई और वी वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है।
करंट आई और वी वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है वो किसने बताया, जर्मन साइंटिस्ट थे, एक ओम नाम था उनका, ओम जो लास्ट में उनका सरनेम था। क्या बताया था उनने, उनने बताया था, क्या बताया था वो देख लेते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, मतलब हमें क्या दे दिया, एक मेटेलिक वायर दे दिया, उसके मतलब हमने मान लिए वी ए बी मान लिए, और जो V होगा ना, जो V मतलब इसमें जो पोटेंशियल होगा, जो वो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, I के। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों क्या होता है, आपको समझा देता हूँ, मतलब समझिए आप इसका। अगर आपको कोई बोल दे भाई A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर A को हमने 2 बढ़ा दिया ना, तो B भी 2 बढ़ेगा। और कोई ऐसे बोले अगर ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे नोट करते 1 बाई में लिख के, अगर ऐसे बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या बोलेगा, भाई हमने 2 बढ़ा दिया तो ये 2 घट जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 2 से भाग करना पड़े, ऐसे हो जाएगा बच्चों, मतलब ये घट जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिस्टम। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा, अभी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है बच्चों, एक कांस्टेंट आता है इनटू आई। कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम आर। वो जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, आर आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, आर आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, आर। ये कांस्टेंट हमारा क्या आएगा, आर आएगा, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम। ये देखिए, तो देखिए वी है वो डायरेक्टली किसके, आई के। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफ बिल्कुल क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस होती है रुकावट। जो किसी की जिंदगी में जो भी रुकावट आई हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर साइंस की भाषा में देखें, जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो रुकावट आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे जैसे ये रही डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, मतलब यह वह प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके कारण क्या करता है, ये अपने आप में से जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होगे, उसमें बाधा डालेगा। इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी क्या होती, साइंटिस्ट थे जो, उनके नाम पर ये क्या है, ओम। इनकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम। डिनोट कैसे करते हैं, ग्रीक लेटर होता है एक, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये तो आपको पता ही चल गया, कैसे पता चला ये देखिए, कि मैंने बताया था भाई वी है वो डायरेक्टली होता है आई की, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो सॉरी, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, आर आई आएगा। ठीक है, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, v बाई आई आ जाएगा। r हमारे पास क्या आ जाएगा, v बाई आई आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ से आया है। ठीक है, और अब वो पूछे हमसे 1 ओम की डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, किस किस की डेफिनेशन याद करनी, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम की डेफिनेशन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखनी कितनी होती 1 ओम की, भाई किसी, जब उतना रेजिस्टेंस आए across the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt। जब potential difference क्या है, 1 वोल्ट है, और करंट इससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 एम्पियर, जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। डायग्राम से देख लीजिए आप, ये हमारे रेजिस्टेंस जी है, ये हमारे रेजिस्टेंस जी है। कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये हमारे करंट भाई साहब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस भाई साहब भाई उन्होंने खींचकर इसको पकड़ रखा है, तो जाने ही बाधा डाल रहा है। वोल्टेज थोड़ा इसके पीछे सपोर्ट कर रहा है, भाई तू चल 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 चल, लेकिन ये चलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस जी है वो इसको रोक रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है, देख लेते हैं आगे। आगे क्या कहता है कि भाई किस किस चीज पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है, तो मैं साथ ही साथ आपको नोट भी करवाता चलूंगा भाई क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों, डिपेंड करता है। देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो इज प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ होगी। मान लिया मैंने वायर मान लिया, उसकी लेंथ n है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया a है, इसकी लेंथ पर इसकी लेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब
जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की, मतलब आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों 1/a के। और उसके टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके नेचर, सब्सटेंस का नेचर कैसा, भाई किस चीज का वो सब्सटेंस बना, इन चारों बातों पर डिपेंड करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों कैसे पूछते हैं, ये क्वेश्चंस भी है एनसीईआरटी का, भाई कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारा जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो करता है, डिपेंड करता है। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। और इससे हमारा न्यूमेरिकल बनेगा, कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। भाई आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और आर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A के, ऐसे लिख सकता हूँ। और इस साइन को हटाऊंगा, डायरेक्टली कॉन्स्टेंट साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं रिमूव करूंगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों, रो, L/A। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे समझना हमको। क्या आएगा, रो। और ये रो हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ये पॉइंट लिखोगे तो आपको लिखना है आर है वो डायरेक्टली होगा इसके, और ये पॉइंट लिखना तो आपको लिखना है इसके, डायरेक्टली होगा 1/A के। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये, और इन दोनों सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है ये रो। अब इस रो के बारे में जानती है, रो किस बला का नाम है, ये हमारी है क्या, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बच्चों। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बच्चों, इसको हम रो से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई कहाँ से थी ये आपको पता होना चाहिए, भाई हमको पता है आर, बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। 1/A था, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, डायरेक्टली टू L/A। इस डायरेक्टली के साइन को उठाऊंगा तो क्या क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हो हमारा क्या होगा, रो L/A होगा, रो L/A होगा। इस रो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास रो, रो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट साइन प्रोपोर्शनल का क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट हमें क्या याद रखनी है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। ये कैसे कहाँ से आई, ये आपको मैं सिखाता हूँ एक सेकंड में। देखिए आपको पता है कि R इज इक्वल टू, फॉर्मूले में आपको याद रखना है रो L/A था। तो रो की अगर यूनिट निकाली तो रो को इस साइड रख लिया, रो को इस साइड रख लिया मैंने, तो R/A/L आ गया। भाई इसको इस साइड ले गया, बाय में L आ गया। ठीक है, अब आपको बच्चों इसकी यूनिट तो पता होगी, आर की बच्चों होती ओम। क्या होती है बच्चों, ओम। ए की बच्चों आपको पता है क्या होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और एल की आपको पता बच्चों क्या होती है, मीटर होती है। मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बन गया बच्चों, ओम मीटर बन गया। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, ओम मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया ओम मीटर हमारी कहाँ से आई। ठीक है बच्चों, और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है मेनली ये किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी, भाई किस चीज का मटेरियल बना है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये आपको याद रखने पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट आपके लिए नोट किए हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हमारा कंटेंट है, किस पर बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड। क्या कहता है बच्चों कि मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रजिस्टिविटी, उनकी जो रजिस्टिविटी होती है बच्चों बहुत ही लो रजिस्टिविटी होती है। मतलब रजिस्टिविटी, भाई मेटल उनमें से आसानी से गुड कंडक्टर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है उनमें से, तो उनकी रजिस्टिविटी क्या होनी थी बच्चों, लो ही होनी थी। रेजिस्टेंस भी लो होना था और रजिस्टिविटी भी लो होनी थी। तो रेंज कहाँ तक होती है उनकी, 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है बच्चों। ठीक है, और इंसुलेटर होते हैं हमारे, उनकी बहुत ज्यादा होती है, देखिए 10⁻12 में और 10⁻17 तक होती है, क्योंकि उनमें से तो करंट गुजर ही नहीं सकता। करंट नहीं गुजर सकता तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस बच्चों जो उनका ज्यादा है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, और दोनों टेम्परेचर के साथ, चाहे रेजिस्टेंस का तो हमने डिपेंड कर लिया, प्रोपोर्शनल होता है। और रजिस्टिविटी भी, दोनों चीजें किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, तो आपको ये सभी बातें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपके लिए लिए हैं, ये सभी बातें आपको आपके आपके एग्जाम में लिख देनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, क्या बनता है देखिए कि द रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, कोई एलॉय है, एलॉय क्या होता है, मतलब मिक्सर करके हम बनाते हैं इसको मेटल नॉन मेटल से, एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ ए इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। मतलब जिस मेटल के ये बने होते हैं ना, उन मेटल से ज्यादा इनका क्या होता है, हायर, हायर क्या होता है इनके, हायर, जनरली हायर, रजिस्टिव नहीं, क्या होती है, हायर हायर होती है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, मतलब ऑक्सीडाइज, आपको पता है भाई किसी भी चीज में आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। अगर ऑक्सीजन
होगी उपलब्ध तभी तो आग लगेगी। ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो ये जलेंगे नहीं, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के कारण एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भाई जो एलॉय होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिक आयरन में, हमारे हीटर होते हैं उनमें क्यों यूज किए जाते हैं। और एक आपसे ये पूछा भाई टंगस्टन है इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा, मैंने पूछा भी था पीछे, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है, क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस लगी होती हैं उनमें तो कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है हमारे पास बच्चों, टंगस्टन होता है। और गैस कौन सी होती है, गैस होती है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी भरी जाती है और आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन दोनों हमारे बल्ब में भरी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आगे अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारा तो रीति रिवाज ही ऐसी भाई एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन मैं आपके लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने साथ ही ले आया। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें वी दे रखा, देखिए हाउ मच करंट, मतलब यहाँ से पता चल गया हमें आई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आई निकालना है, आई निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है बच्चों। और आई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। वी हमें कितना दे रखा बच्चों, 220 वोल्ट दे रखा है, तो 220 हमने यहाँ लिख लिया। ये तो मैं करवा भी देता हूँ, 220 बाई, और कितना दे रखा, 1200 दे रखा बच्चों, 1200। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 0.8 एम्पीयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पीयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में, ये तो हमारा ए पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा है कि हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, इधर रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कोयल। अब रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 100, यहाँ पर क्या था 1200, यहाँ पर क्या कर दिया 220, वो तो सेम ही है वी तो, लेकिन वो चेंज कर दिया तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2.2 वोल्ट आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। तो कितना, कितने का अंतर हो गया, तो नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट। तो डिफरेंस है इसके बीच में, क्या है नोट, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम टू सेम छप गया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना आपको, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा हमें, दूसरा दे रखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। क्या दे रखा बच्चों, 60 वोल्ट दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है हमें, व्हेन इट ड्राज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब इसमें से 4 एम्पियर का करंट जाता है तो कितना हो जाता है, 64 एम्पियर का करंट जाता है, तो जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है हमें, 60 एम्पियर दे रखी है। और व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या देते हैं बच्चों, 120 वोल्ट कर देते हैं, तो जो करंट हो कितना हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले तो देखिए हमें क्या दे रखा है, वी दे रखा कितना, 60 वोल्ट। कितना दे रखा है बच्चों, 60 वोल्ट दे रखा है, शायद इसका आंसर मैंने लिख भी रखा है, देखिए इजी बिल्कुल। वी क्या दे रखा है बच्चों में, 60 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और करंट कितना दे रखा है, 4 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पता आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, यानी 60 बाई 40 हमारा कितना आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 ओम। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने 120 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना आ जाएगा, 120 यानी V बाई आर, तो 120 बाई, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था 15, 15 से क्या कर दिया डिवाइड, सोल्व करेंगे तो 15 8 जा 120। क्लियर है, नो डाउट। एक बार और बता देता हूँ क्या पूछ रखा है, पूछ ये रखा बच्चों कि जब 60 वोल्ट वोल्टेज थी तो करंट कितना था बच्चों, 4 एम्पियर था, लेकिन अब वोल्ट को हमने 120 वोल्ट पर ले जा दिया तो करंट कितना होगा। तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था कितना, पहले हमने वायर में रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया वायर में कितना भाई 15 एम्पियर का, लेकिन अगर अब वहां पर पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए 120 वोल्ट पर, तो हम कैसे निकालेंगे, आर हमको पता चल गया था, फिर ये वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, ठीक है। नो डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आगे कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको मैं करवाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या क्या रखा बच्चों, देखिए क्या है कि मैं रेजिस्टेंस दे रखा है एक कितना, इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी, लेकिन वो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को तो ही मैं ले आया। क्या कहता है कि वी आर गिवन द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर 76 ओम, द डायमीटर ऑफ, डायमीटर दे रखा हमें इतना 0.3 mm दे रखा, देखिए यहाँ पर ये दे रखा 0.3 mm दे रखा, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की
पावर माइनस 4 मीटर हो जाएगा। लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, हमें 1 मीटर दे रखी है, देखिए यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। देयरफॉर द रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी आपको पता क्या होती है, रेजिस्टिविटी देखिए आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो R इज इक्वल टू क्या था बच्चों, रो एल बाई ए था बच्चों। तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो रो क्या हो जाएगा बच्चों, R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो R इंटू एरिया, जो हमारा मेटल का वायर है, वायर हमारा क्या होगा, थोड़ा मतलब सर्कल टाइप का होगा, मतलब यहाँ से जो उसका डायमीटर होगा मतलब ऐसे होगा हमारा वायर, ऐसे होगा वायर का जो एरिया। तो एरिया क्या जाएगा बच्चों उसका पाई आर स्क्वायर, क्या जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं पाई डी स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं बच्चों पाई डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, पाई डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट द टेम्परेचर, जो टेबल है 12.2 हमारी एनसीईआरटी में, उसकी साथ बतानी हमें क्या होगी बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या सोल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, पाई डी स्क्वायर बाई 4L हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, सारी वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे इसमें, तो ये कितना जाएगा 4L। अभी 4L कैसे आइए देखिए, क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर दे रखा है, उसका ओम कितना दे रखा है बच्चों 26 ओम दे रखा है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, अब हमें कहता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना रेजिस्टिविटी निकालनी, मेटल की क्या निकालनी है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी। तो रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो हमें पता है आर क्या होता है हमारे पास, एरिया हमारा क्या होता है पाई आर, मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें डी में चेंज करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको डी बाई टू करना पड़ेगा, आर को क्या करना पड़ेगा, डी बाई टू करना पड़ेगा। आर क्या होती है हमारे पास, डी बाई टू होती है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे देखिए, ये हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, और रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर का आधा होती है, मतलब डी हमारा क्या होता है 2R होता है, लेकिन हमें डायमीटर दे रखा है तो हम आर को क्या कर देंगे डी बाई टू कर देंगे। फॉर्मूला हमारा पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम इसको पाई डी स्क्वायर करेंगे तो आर डी बाई पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या लिखेंगे डी बाई टू का स्क्वायर, तो डी बाई स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4L, ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, ये 4 यहाँ से आया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इसमें, अगर हम ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, रो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6, मतलब इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन को कर लेना, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इतनी आएगी। और उस टेबल में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज की होती है, इतनी रेजिस्टिविटी किसकी होती है बच्चों, मैग्नीज की होती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करा दिया, वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। क्या कहता है कि ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, कोई गिवन मटेरियल उसका वायर की जो लेंथ है वो क्या है एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस क्या बच्चों 4 ओम है। तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया बच्चों उसका R1, अगर पहले तार की बात करूं मैं कितना दे दिया 4 दे दिया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L बाय 2, लेंथ उसकी कितनी कर दी इसकी L बाय 2, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया 2A कर दिया। तो देखिए सबसे पहले आपको R1 पता होना चाहिए, R1 क्या होगा हमारे पास रो L बाय A होगा, क्या होगा रो L बाय A मान लिया हमने, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों 4 दे रखी है। और अब R2 क्या होता है, R2 होता है रो एल, लेंथ कितनी कर दी L बाई 2 कर दी, और एरिया क्या कर दिया बच्चों 2A कर दिया, क्या कर दिया एरिया क्या कर दिया बच्चों, इसका एरिया कर दिया 2A। अगर अब एरिया 2A हो गया तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना तो 1 बाई यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू 1/4 रो एल ए आ जाएगा, 1/4 रो एल ए, मतलब इसको नीचे लिया तो कितना हो गया हमारे पास 4A, और L ऊपर रह गया तो 1/4 रो एल ए, ठीक है क्लियर है। तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, और रो एल बाई ए वैल्यू देखी किसकी, ये किसकी है R1 की, और R1 कितना था 4 था, ये 4 पुट कर दिया, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों 1 ओम है वो, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है क्लियर है, नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ कराता चल रहा हूँ, ठीक है। आगे आगे देखते ही बस यहाँ से अब हमारे चैप्टर के खात्मे की ओर, हम फिनिशिंग की ओर हमारे चैप्टर के, यहाँ से देखिए क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर्स को हम जोड़ेंगे, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर, मतलब हम मैंने बताया था ना भाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमारे रेजिस्टेंस को, रजिस्टर को, किसको, रजिस्टर्स को, ठीक है, रजिस्टर्स को, जो उसको मापते हैं ना रजिस्टेंस को, वो रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा पूरा आपके सामने सर्किट डायग्राम आ गया, बिल्कुल यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये मान लिया हमने R1 है, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ अगर हो सकता है तो। ये देखिए ये क्या हमारे पास, ये बिल्कुल हमारे पास क्या लगा हुआ है, R1। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 मतलब पहला रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। इनको हमने कहाँ पर जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, मतलब सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने के बाद हमारे पास क्या होगा कि, और ये हमारे पास करंट, यहाँ पर हमारा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है, ये हमारी की हो गई, ठीक है, ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारी वोल्ट मीटर हो गई। रेजिस्टेंस इसको मापने के लिए V1, इसकी वोल्टेज मापने के लिए V2, इसकी वोल्टेज मापने के लिए हमारे पास क्या हो गए, V3 हो गए, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। कैसी बात याद रखनी है, ये रही बात। क्या कहती है बात, बात कहती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ द करंट इज एमीटर इज द सेम। अगर हम देखेंगे ना, देखिए करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, मतलब सेम करंट गया है भाई। अगर यहाँ से 2 एम्पीयर करंट गया है तो यहाँ भी तो 2 एम्पीयर करंट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 2 एम्पीयर करंट आएगा, मतलब सीरीज में जा रहा भाई, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, तो यहाँ आ गया। क्लियर है, तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट की पोजीशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो इट मींस दैट नहीं है सर, सीरीज, ये बात याद रखनी, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स द करंट इज द सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जब रजिस्टर का, तो करंट क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। और ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व ऐसे करेंगे। अब हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, अगर ये V1 है, V2 V3 है, तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I तो सेम रहेगा इंटू R1 आ जाएगी। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम रहेगा करंट तो, और R2 आ जाएगी, क्योंकि पता आपको V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो वैसे V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, I इंटू R3 आ जाएगी। और इस टोटल वोल्टेज यहाँ से कितनी चली थी, V थी, टोटल वोल्टेज कितनी थी, V थी, तो ये V मान ली, तो टोटल को क्या मान लिया, V, तो V क्या होगा, V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, नो डाउट। V कितना होगा टोटल, V क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, IR। V1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, IR1। V2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, IR2। और V3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, IR3 निकाली। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो आई तो कॉमन आ गया इंटू आर, यहाँ से भी आई कॉमन आ गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको कैंसिल कर दिया। आर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका क्या होगा हमारे पास, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। कैसे आता है, R1 प्लस R2 R3। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई, 3 रजिस्टर, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कुल रजिस्टेंस यानी सीरीज का RS बोल सकते हैं इसको, जो सीरीज का रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो तीनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। जैसे अब देखिए नीचे क्या कहता है कि वहन सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंट इन सीरीज, जब ज्वाइंट करी जाती है सीरीज में क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जो आर होगा, आर एस होगा जो हमारा, इक्वल द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये पता चल गया, हमने निकाल भी लिया। और R1 एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्या होगा, ज्यादा होगा, जो टोटल सीरीज होगा वो किसी भी एक को ले लेंगे तीनों में से, उनसे क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम इन सीरीज था। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में बिल्कुल आसान सी बात है, देखिए वहां पर क्या था, ये क्या आ गया हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट आ गया। अभी तो ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस साइड हो रखा थोड़ा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज होता है। इसका डायग्राम लगा देता हूँ आपके लिए, एक सेकंड। डायग्राम में देखिए आप क्या कहता है, देखिए ये यहाँ पर क्या लगी हुई है हमारे पास, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो दो चीजें हमारी लास्ट की हमें अच्छे से समझनी, और भी हमें एडिमेट भी रह गया अभी तो। ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3। अब ये किसमें पैरेलल में बच्चों, किसमें, ये बच्चों पैरेलल में है, किसमें पैरेलल में, ये हमारी की है, ठीक है। ये हमारा सेल लगा लीजिए, या वोल्टेज के लिए, ठीक है। यहाँ से करंट गया, अब देखिए करंट तो तीनों अलग अलग जाएगा भाई, इसमें अलग, वहां पर तो देखिए सेम था तार, यहाँ वो सीधा तार था, बस यहाँ ऐसे लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ पर वोल्टेज तो एक लगी, वोल्टेज तो और लगाने की जरूरत नहीं भाई, ये लगे हुए। तो करंट कहाँ जाएगा, I1 यहाँ जाएगा, I2 यहाँ जाएगा, I3, मतलब करंट क्या हो जाएगा, तीन चीजों में बढ़ जाएगा, एक साइड इधर गया, एक साइड इधर गया, एक साइड इधर गया, करंट ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होती है, वोल्टेज,
और जो ये वोल्टेज होगी, वोल्टेज क्या होगी, तीनों में सेम होगी भाई, यहाँ यही जो वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या होगी, यहाँ होगी। तो आपको याद क्या रखनी है, वोल्टेज सेम होती है, क्या होती है बच्चों, वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, क्या होता है बच्चों, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सेम होता है तो उसके लिए हमें एक, अच्छा अब हमको पता है V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई आर होता है, क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। और यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, V बाई आर, क्योंकि अब तो जो चीज चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आई वन क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई वन, आई हमारा कितना हुआ टोटल, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा, ये आपको पता है भाई। अगर आई क्या है देखिए, आई है तीनों भागों में टूट गया, आई वन आई टू आई थ्री, तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई वन प्लस आई टू आई थ्री। अब आई क्या होगा, आई का मैंने निकाल लिया, क्या होगा, V बाई आर होगा। और आई वन क्या होगा, देखिए आई वन क्या होगा, आई वन होगा हमारे पास, V तो सेम रहेगा आर वन, आई टू क्या होगा, V बाई आर टू, आई थ्री क्या होगा, V बाई आर थ्री, नो डाउट। वैल्यू पुट कीजिए, V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई, सॉरी V थ्री नहीं आएगा, V बाई आर थ्री। इसको सोल्व करेंगे, V हमने कॉमन ले लिया, V बाई आर, V यहाँ से कॉमन आया तो क्या आ गया, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ठीक, क्लियर है, ये कैंसिल। तो वन बाई आर हमारा किसके इक्वल होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये रहा कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या हुआ इक्विवेलेंट, हम इसको आरपी से भी नोट करते हैं भाई, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी यानी पैरेलल में, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्रुप होगा जो ज्वाइंट है उनसे, ज्वाइन है उनकी रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। भाई देखिए वन बाई आर वन, वन बाई आर इक्वल किसके होगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू वन बाई आर थ्री, यही बात, ये लाइन बताने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ये आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, अगर पूछ ली तो पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम बनाना है ऐसे, और ऐसे शुरुआत करनी है हमारे जो इस टॉपिक को सोल्व करने की, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का देखिए, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, कई बार हमारी चीज हमारे घरों में बहुत सारी चीजें चलाते हैं, जैसे हमने प्रेस चला दी, जैसे हमने पंखा चला लिया, तो कई बार क्या होती है, चीजें गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जो पावर वो सही जगह यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। देखिए कैसे, क्या कहता है कि ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क, कई चीजें क्या होती है यूजफुल वर्क में काम हो सकती है, लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन होता है उसकी। लेकिन जो बची हुई जो सोर्स एनर्जी है, वो जो गैजेट है, जो हमारा गैजेट मतलब चाहे वो पंखा हो हमारा, चाहे वो कूलर हो, उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में क्या होती है बच्चों, सहायक होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई समझाने का, लेकिन समझाने का क्या है यहाँ से, समझने का हमारे पास ये है यहाँ से क्या है, कि ये जो फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये समझाओ मैं कहाँ से आया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको क्या बोलते हैं हम, जूल्स लॉ ऑफ क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ ले तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है यहाँ पर करंट है, आर क्या हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, टी क्या हमारे पास टाइम है, ठीक है। द लॉ अप्लाई, इससे क्या पता चला हमें, कि समझाऊं ये कैसे आया, देखिए पहले समझा देता हूँ आपको कैसे आया। देखिए हमको पता है, हमने पढ़ा होगा भाई पावर क्या होती है, अगर आपने पढ़ा हो बचपन में, तो पावर क्या होती है, अगर 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा, तो पावर क्या होती है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम होती है, ये बात आपको पता है, क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होती है। और अगर इलेक्ट्रिकली भाषा में देखें, आपको मैंने एक बात और बताई थी कि वी क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, बताई थी। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर वाले में डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, वी इंटू क्यू, तो वो यहाँ पर पुट कर दूंगा, डब्ल्यू को जगह क्या पुट कर दूंगा, वी इंटू क्यू इंटू में टी बच्चों। और अब आपको एक बात ही पता है, क्या पता है, v इंटू जो ये q बाई टी होता है, ये क्या आपको सुना सुना लग रहा है, शुरू में हमने डिस्कस किया था भाई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो क्या होता है बच्चों, करंट होता है। तो v बाई आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बाई आई हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, v बाई आई, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v बाई आई आ जाएगा। अब हमको पता है, अब दोबारा इसमें पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, अब हमको पता है कि हमारा जो वर्क होगा, वर्क वर्क क्या होगा हमारे पास, वर्क वर्क हीट की फॉर्म में तो क्या होता है, हीट की फॉर्म में भी तो क्या होता है, वर्क वो होता है, स्टोर होता है हीट की फॉर्म, मतलब एनर्जी और या हीट या वर्क ये सेम बात है, थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी तो अलग है। अब इसको यहाँ पर पुट किया डब्ल्यू, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पी इंटू टी, कितना आ जाएगा बच्चों, पी इंटू टी,
यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, एच भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एच मतलब हीट या वर्क, एक सेम बात है। और पी कितनी आई है, वी आई आई है, कितनी आई है बच्चों, वी आई आई है, ठीक है। और टी हमको पता चल गया। अब आपको पता भी होगा एच इज इक्वल टू, अब देखिए वी इंटू आई, एक फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू आई आर का, एक फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू आई आर का, ओम्स लॉ का सभी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे यहाँ पर। क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से क्या निकाल लूंगा, आई की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, वी की। तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, आई आर रखी है, कितनी रखी, आई आर रखी है। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा, वी की जगह क्या पुट कर दूंगा, आई आर इंटू आई इंटू में टी। तो आई इंटू आई तो आई स्क्वायर हो गया, तो एच हमारे पास क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ से शुरुआत की थी और हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। इससे क्या क्या पता चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस स्क्वायर, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट कर, जो कोई गिवन रेजिस्टेंस उसमें जो करंट होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आई स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, रेजिस्टेंस की है। और टाइम के भी क्या है, रेजिस्टेंस, टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डेरिवेशन आपको मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ जल्दी सी, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस कर लेते हैं, फिर कराता हूँ आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर अभी तक तो बताया मैंने, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, यानी P इज इक्वल टू वी बाई आई। अभी तक डेरिवेशन करके दिखाया, P इज इक्वल टू वी बाई आई कैसे आई थी वो पता चल गया। अब इसकी अलग अलग फॉर्म है, देखिए ये तो एक नंबर फॉर्म होगी, इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, P इज इक्वल टू, दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है भाई, V इज इक्वल टू आई आर भी तो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह क्या कर दूंगा, आई आर इंटू आई। तो इसकी एक फॉर्म क्या बन जाएगी, आई स्क्र आर बन जाएगी, एक फॉर्म क्या बन जाएगी, आई स्क्र आर। और अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दूं क्या, v बाई आर, तो तीसरी फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, इसमें v इंटू आई वैल्यू पुट कर दी v बाई आर, तो कितना बन जाएगा, v स्क्र बाई आर। तो ये तीन तीन फॉर्मूले क्या क्या, p इज इक्वल टू वी बाई आई, इज इक्वल टू आई स्क्र आर, इज इक्वल टू वी स्क्र बाई आर। क्लियर है, ये तीनों हम मैंने डेरिवेशन करना आपको सिखा दी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो पावर की यूनिट आपको पता क्या होती है, वाट होती है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये देखिए क्या कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, क्या होती है, वोट होती है, ठीक है। तो वन वोट किसको बोलेंगे, वन वोट बताओ जल्दी से किसको बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वन भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वन वोल्ट हो, और कितना करंट हो, वन एम्पियर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वन। आपके एग्जाम में जैसे वन ओम हुआ, वन एम्पियर हुआ, वन वोल्ट हुआ, वन वोट हुआ, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद कर लेना, ठीक है। तो ये, और इसकी एक यूनिट क्या होती है हमारे पास, किलो वोट। जैसे 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 क्या, जैसे एक किलोग्राम होता है, उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। किलो का मतलब ये 10 की पावर 3 होता है, क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। और मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है। और किलो का 10 की पावर +3 होता है। तो यहाँ पर 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे, 1000, कितने होंगे, 1000 वोट होंगे, कितने होंगे, 1000 वोट होंगे, कितने में, 1 किलो वोट में कितने वोट होंगे, 1000 वोट होंगे, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, जो मैंने अभी तक बताया, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्र बाई आर। ये सभी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसका एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए, आप क्या कहता है क्वेश्चन। और अब एक किलोवाट आवर के बारे में समझिए आप थोड़ा सा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। किलोवाट आवर के बारे में समझिए, किलोवाट आवर, एक किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा ये किसकी यूनिट है, तो ये एनर्जी की यूनिट है भाई। कई क्या देते हैं, पावर ही कर देते हैं भाई, पावर की तो किलोवाट है, क्या है, किलोवाट है। यहाँ पर क्या आ गया, हावर, यानी टाइम भी आ गया। कैसे है, जैसे आपको पता है पावर क्या होता है, W/T होता है ना। तो पावर की किलोवाट लगा ली मैंने, और टाइम को किस में ले लिया, हावर में। तो इस साइड जाएगा हावर हो जाएगा, डब्ल्यू की यूनिट आएगी, यानी एनर्जी की यूनिट आएगी। कोई वर्क की यूनिट होगी या एनर्जी की यूनिट होगी, क्या होगी, किलोवाट आवर होगी, ठीक है। तो किलोवाट आवर सबसे पहले तो किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। अब इसको छोटी फॉर्म में ला रहा हूँ, जूल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, जूल की फॉर्म में। और एक एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। क्या जाएगा, 10 की पावर 5 की जो स्मॉल यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल होती है, स्मॉल यूनिट।
और कई बार क्या पता सकता आपको भाई, इसको अगर 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मैं इसको क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 लिख सकता हूँ। और ये कितना हो जाएगा 5, 1 से मतलब 10 की पावर 1 से किया है तो 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। तो कैसे पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन के पूछे कैसे पूछा जा सकता है भाई, 1 किलोवाट आवर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल के, या 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के आपके ये इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे को करके दिखाइए आप फटाफट। हम हमारे चैप्टर की बिल्कुल एंड की तरफ है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पिछला क्वेश्चन कर देता हूँ पहले, थोड़ा पीछे रह गए थे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर के बाद में ये बताइए क्या कहता है कि व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हील द हीटिंग एलिमेंट डज। कहता क्या है कि जो कोड होती है किसकी, इलेक्ट्रिक हीटर की, वो ग्लो ग्लो क्यों नहीं करती है जब क्या होता है, जब हमारे पास एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट होता है तो ग्लो क्यों करती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल निकालिए, फिर मैं आपको ये कराता हूँ। न्यूमेरिकल निकालिए सबसे पहले कि क्या कहता है कि कंप्यूट द हीट जनरेट व्हील ट्रांसफॉर्मिंग क्षणमस जार कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। देखिए क्या निकालनी है, हमें निकालनी हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला वो पता क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी होता है। क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी होता है। ठीक है, तो उनको पता है आई तो मैंने दे रखा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्यू। तो हमें ये भी पता है भाई आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो क्यू कितना दे रखा है हमें, 96,000, कितना दे रखा है 96,000 बट्टे में 1 आवर, कितना दे रखा है 1 आवर। इसको अगर सेकंड में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड, 3600 सॉरी 3600, ये कैंसिल, तो ये दो, ये थोड़ा रब कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, कंप्यूट द हीट जनरेटिंग, इसको सोल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए किसको, 9600 को किससे डिवाइड करना है, 9600 को आपको डिवाइड करना है, 96,000 को आपको किससे डिवाइड करना है, 3600 से डिवाइड करना है। जल्दी से निकालिए, इसका क्या निकालोगे आप, क्या होगा बताइए बताइए जल्दी से बताइए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 96,000 बाय 3600। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 80 पर, किस पे जाएगा 80 पर, ये किस पे जाएगा 3 पर, ये कितना जाएगा 80 बाई 3 एम्पियर आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, 80 बाई 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, कितना आ जाएगा 80 बाई, अब हमको पता है कि क्या, क्या पता हमको, हमको तो कुछ नहीं पता, सब पता हमको, हमको पता है कि एच क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन आई स्क्वायर आर टी तो होता है, लेकिन हमें तो वी दे रखा, तो इसको वी की फॉर्म में लेके आए, किसकी फॉर्म में, वी की फॉर्म में। तो हमको पता है, क्या पता है, अगर आई क्या होता है, आई मतलब वी क्या होता है, आई बाई आर होता है। तो इसको कैसे लिखता हूँ भाई, आई इंटू आई आर, आई को तो मिटाना पड़ेगा, आई तो आ गया हमारे पास, तो इसको क्या लिखता हूँ आई आर, मतलब आई इंटू आई, आई स्क्वायर को ये लिखता हूँ आर इंटू टी। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ वी, क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ वी। तो आई इंटू वी इंटू टी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई कितना आया हमारे पास, आई हमारा आया 80/3 इंटू वी हमारा कितना दे रखा 50, और टाइम हमें कितना दे रखा यानी 1 आवर, यानी 3600 सेकंड, कितना दे रखा है 1 आवर यानी 3600 सेकंड। इसको अब करेंगे यानी कितना, ये 3600 तो 1200 पे गया, इसको डिवाइड किया यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल कितना लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसका क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा हीट जनरेटेड कितनी होगी 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी 3600 कर दिया, 12 36, ठीक है बच्चों, ठीक है 3 12 12 पे गया, ठीक है ठीक है बच्चों। तो ये कैलकुलेशन में अगर थोड़ी मिस्टेक भी तो आप देख लेना इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, हमें रेजिस्टेंस कितना दे दिया बच्चों, इसका रेजिस्टेंस हमें दे दिया 20 ओम, यानी आर इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया बच्चों 20 दे दिया। ठीक है, टेक्स से करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना दे रखा 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 3 सेकंड। तो पता है हमको फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी,
आर दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है, तो करिए सोल्व। 25 कैलकुलेशन की तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आर दे रखा कितना 20, टाइम कितना दे रखा हमें 30 सेकंड, कितना दे रखा है 30 सेकंड। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अब इसको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी सी। अगर इसको सोल्व करें तो अगर वैसे करना तो देखिए बिल्कुल 600 इंटू इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 00 6 5 30 मोर 00 12, सो इसको करेंगे 0005 1, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000। इसका क्या जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 15,000। और यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं पॉइंट में क्यों आया, देखिए इसको अगर ये तो आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिया था भाई, कैलकुलेशन कर लेना। आएगा तो सिंपल सा ही, ऐसे कैसे आएगा, मान लिया इतना आ गया, कितना आ गया 48 आ गया, मान लिया 5 जीरो आ गई, 1 2 3 5 आ गई। तो इसको थोड़ा पॉइंटों में करने के लिए 10 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, 10 से क्या कर देते हैं बेटे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आंसर को बनाने के लिए, ठीक है। अब मुझे जवाब दीजिए आप कि हमारे जो ये होता है इसमें यूज क्यों किया जाता है भाई, व्हाई डज द कोड, अब इसका आंसर दीजिए। इलेक्ट्रिक हीटर में जो कोड है वो नोट करो विल द हीटिंग एलिमेंट डच, देखिए इसका क्या क्या होता है, हमारे जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर, वो क्या होता है रजिस्टर होता है हमारा, ठीक है। तो द इलेक्ट क्या होता है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज ए रजिस्टर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो पता है भाई, हमको पता, सिंपल बात है, मैं सुधा रहा हूँ आपको, वैसे तो आपकी बुक में दे रखा है, याद कर लेना इसको। एच स्क्वायर क्या होता है, एच चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आई स्क्वायर से आप याद तो कर लेंगे, आई स्क्वायर क्या होता है आर टी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के क्या होगा, यानी एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है उसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। करंट इससे हीटिंग एलिमेंट से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत गर्म हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोल्ड का रेजिस्टेंस क्या होता है लो होता है, तो ये क्या नहीं होती, रेड नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, जो इलेक्ट्रिक हीटर है नोट ग्लो, कोल्ड है वो क्यों ग्लो नहीं करती, वो इसलिए ग्लो नहीं करती क्योंकि इसका जो कोड होता है नहीं कोल्ड, इसकी कोड का रेजिस्टेंस क्या होता है बिल्कुल कम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बिल्कुल लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ये ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कहने का कि मतलब हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का, वो तो ग्लो करता है, लेकिन उसकी कोड क्यों नहीं ग्लो करती, कोड इसलिए ग्लो नहीं करती क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है लो होता है, ठीक है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है ये होता है, क्लियर है। तो इसमें से करंट जाएगा तो इसको क्या करेगा ग्लो करेगा, तो इस आंसर का इसका क्या था जवाब था, ठीक है। अब मुझे जवाब दीजिए इलेक्ट्रिक पावर वाले क्वेश्चंस के, और आज की हमारी इस लास्ट का ये क्वेश्चंस, ये क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, एक 220 वोल्ट का जनरेटर है, यानी वी हमें कितना दे दिया 220 दे दिया, ठीक है। करंट कितना दे दिया आई इक्वल टू हमें दे दिया 0.50 एम्पियर दे दिया। व्हाट इज द पावर, पावर निकालनी, तो पावर पता है भाई वी आई होती है, कर दो वी आई होती है, कर लोगे। पी क्या होती है अभी तक बताया था, पी इक्वल टू वी इंटू आई होती है, वी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी, कर देना कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट। अगला देखिए क्या कहता है कि यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहता है, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, मतलब आई 5 मतलब वी 220, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इनटू, पावर तो पता चल गया 220 इंटू 5 तो क्या आ जाएगी पावर, भाई क्या होता है पी इक्वल टू वी आई होता है, तो ये तो इन्हीं तो मल्टीप्लाई करनी। लेकिन एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी क्या होगा एच, एच क्या होगा आई स्क्वायर आर टी, यानी एनर्जी एच ये सेम ही होती है, डब्ल्यू कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कैसे, वो पता पावर क्या होती है एनर्जी, यानी एनर्जी बोल दो या डब्ल्यू बोल दो बाई टी होती है, ठीक है। तो पावर निकालेंगे, पावर जितनी आएगी मतलब 200, पावर कितनी आएगी 220 इंटू 5 आएगी, और टी कितना दे रखा है 2 आवर, तो इसको उसमें मिलेंगे तो 2 इंटू 60, 2 आवर में कितनी मिनट हो जाएगी वो तो नहीं, और सेकंड में बदलेंगे तो 60 से और कर देंगे, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या चाहिए डब्ल्यू, या हम इसको ईवी बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी या डब्ल्यू एक ही बात है, यानी वर्क और एनर्जी सेम बात है, क्लियर है। वैसे तो सेम बात नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसी सेम बात है, लेकिन वैसी वर्क और एनर्जी दिन रात का अंतर जो आप अभी 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो आज की हमारी बच्चों ये क्लास थी, मैंने पूरा चैप्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी करा दिया, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अपने डाउट्स मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।